वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। अभी तक 33 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 के लिए। ये है टेस्ट नंबर 34। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 34 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। धरणी पोर्टल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में धरणी पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य है राज्य में भूमि और संपत्ति के पंजीकरण हेतु पारदर्शिता सुनिश्चित करना। क्या तेलंगाना की सरकार ने हाल ही में धरणी पोर्टल का शुभारंभ किया है? केरल की सरकार है। तेलंगाना की सरकार ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो अक्टूबर 2020 में तेलंगाना सरकार ने धरणी पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में भूमि और संपत्ति के पंजीकरण हेतु पारदर्शिता सुनिश्चित करना। देखिए, तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य है जो भूमि पंजीकरण हेतु अधिकतम काम जो है आईटी सेवाओं के माध्यम से पूरा करता है। यह पोर्टल राज्य सरकार के राजस्व सुधारों के एक हिस्से के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से सरकारी भूमि और निजी संपत्तियों को अतिक्रमण से बचने में जो है मदद मिलेगी। अब देखिए, इस पोर्टल से विश्व में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अक्टूबर 2020 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस देश के दो संस्थानों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत और संरक्षण का काम किया जाएगा? यानी इनमें से किसी देश के दो संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगा आईआईटी कानपुर और भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। एक क्लू देते हैं। बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी कोविड-19 के दौर में इस देश की। इसका नाम है इटली, बी। तो देखिए, अक्टूबर 2020 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इटली के दो संस्थानों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत और संरक्षण का काम किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन के तहत होने वाले कामों का समन्वय आईआईटी कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मुकेश शर्मा द्वारा किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए एक नेटवर्क बनाने और कौशल साझा करने के लिए आईआईटी कानपुर और वेनिस के काफोस्करी यूनिवर्सिटी की कर देते हैं, या के भी सही है। वेनिस के, ध्यान से सुनते रह गया। एक तो आईआईटी कानपुर हो गई भारत की, और वेनिस के काफोस्करी यूनिवर्सिटी हो गई। और क्या हो गया? सो प्रिटेंडेजा आर्कियोलॉजिया हो गया। बेले आरटीई पेसेगिया के बीच समझौता, ठीक है, के बीच जो है समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब देखिए, सभी संस्थानों ने पारस्परिक और समान आधार पर स्मारकों को पुनर्स्थापित और संरक्षित करने के लिए सहयोगी वैज्ञानिक अध्ययन गतिविधियों और साझा कौशल को विकसित करने पर सहमति जो है वो व्यक्त की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कर्नाटक का कौन सा मंदिर होयसल वास्तुकला से संबंधित है? हलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर, सोमनाथपुरा का चेन्नई केशवा मंदिर, और हसन जिले के बेलूर में है केशव मंदिर। यानी होयसलेश्वर मंदिर, चेन्नई केशवा मंदिर और केशव मंदिर है बेलूर का। बताइए, तीनों के तीनों कर्नाटक में। होयसल वास्तुकला से संबंधित कौन सा है? होयसलेश्वर मंदिर है, चेन्नई केशवा भी है, और बेलूर में केशव मंदिर भी है। तो सारे के सारे हैं, डी है इसका आंसर 1 2 3। तो बात करें अब होयसल वास्तुकला की, तो 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच होयसल साम्राज्य के अंतर्गत विकसित एक वास्तुकला है। ये वास्तुकला शैली है जो ज़्यादातर दक्षिण कर्नाटक क्षेत्र में केंद्रित है। होयसल मंदिर हाइब्रिड या फिर बेसर शैली के अंतर्गत आते हैं क्योंकि उनकी अनूठी शैली ना तो पूरी तरह से द्रविड़ है और ना ही पूरी तरह से नागर है। ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर दो और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्य काम है भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करना। बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का हिस्सा मानते हुए उसे इस निकाय में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।
देखिए पहली बात तो संवैधानिक निकाय नहीं है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सांविधिक निकाय है। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, और बौद्ध तो अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है ना, जैन को भी मिला, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय न कि संवैधानिक, जिसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत। यह निकाय भारत के अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु अपील के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अगर इसकी संरचना देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के मुताबिक इस आयोग में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्यों का होना अनिवार्य है। यानी 6 हो गए सदस्य, 1 हो गया अध्यक्ष, टोटल हो गए 7 मेंबर, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है। मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, मसाला बॉन्ड का अभिप्राय उन बॉन्ड से है जो विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत के मुद्रा बाजार में जारी किए जाते हैं। इस प्रकार का बॉन्ड केवल भारतीय मुद्रा में जारी किया जाता है। इस तरह का पहला बॉन्ड अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी किया गया था। क्या बताइए कौन सा करेक्ट है? मसाला बॉन्ड का अभिप्राय उन बॉन्ड से है जो विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत के मुद्रा बाजार में जारी किए जाते हैं। गलत है स्टेटमेंट पहला वाला। बाकी दूसरा वाला करेक्ट है। इस प्रकार का बॉन्ड केवल भारतीय मुद्रा में जारी किया जाता है, और इस तरह का पहला बॉन्ड अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी किया गया था। 2 और 3 बी। तो देखिए मसाला बॉन्ड विदेशी निवेशकों से धन एकत्रित करने के लिए देश के बाहर किसी भारतीय संस्था द्वारा जारी किए जाने वाला बॉन्ड है, ना कि विदेशी संस्था द्वारा। इस प्रकार के बॉन्ड की सबसे मुख्य बात यह है कि इन्हें विदेशी मुद्रा में नहीं बल्कि भारतीय मुद्रा में जारी किया जाता है। ठीक है। पहला मसाला बॉन्ड वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी किया गया। ठीक है। इस बॉन्ड का नामकरण भी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि कौन सा करेक्ट है। भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले इस दिन को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। क्या? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को तो लागू हो गया था ना। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। कितने कटेंगे? एक ही कटेगा। बाकी पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट, सी है इसका आंसर। तो भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन मतलब 26 नवंबर को वर्ष 1949 में संविधान को अपनाया गया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है। भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई थी इस दिन। देखिए 19 नवंबर 2015 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के साल भर मनाए जाने, वैसे तो 12 अप्रैल को होती है, 14 अप्रैल को होती है, लेकिन साल भर मनाई गई। उसके उपलक्ष्य में जो है भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। कब? 2015 से। पहले इस दिन को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 नवंबर को संविधान के महत्व और अंबेडकर के विचार और विचारों का प्रसार करने के लिए चुना गया इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान, कौन सा अभियान? हिम सुरक्षा अभियान की तो शुरुआत की है, साथ ही पूरे राज्य में टीबी, कुष्ठ रोग, शुगर और रक्तचाप जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए डोर टू डोर अभियान भी शुरुआत किया है। किसने किया है इनमें से? हिमाचल प्रदेश ने किया है। बी है इसका आंसर। तो बी होगा ना, हिमाचल प्रदेश ने किया था। देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत करने के साथ साथ राज्य में टीबी, कुष्ठ रोग, शुगर और रक्तचाप जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए डोर टू डोर अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य, आयुर्वेद, महिला और बाल विकास, पंचायती राज विभागों, जिला प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों से युक्त लगभग 8000 टीमें इस अभियान में काम करेंगी। यह लोगों के स्वास्थ्य मापदंडों के डोर टू डोर संग्रह को सुनिश्चित करेगा। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार है जिसने किया है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क ने बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 जीता है? किसने जीता है बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर।
तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश वन विभाग को बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए 10 वर्षों के लक्ष्य को मात्र 4 वर्ष में ही हासिल करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया है। TX2 का लक्ष्य है टाइगर्स टाइम 2, ठीक है, बाघों को दोगुना करना, जो जंगली बाघों को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस टाइगर रिजर्व में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 2014 में 25 बाघ थे, 25 बाघ थे, टाइगर थे, जिनकी संख्या बढ़कर 2018 में 65 हो गई है और वर्तमान में और भी ज़्यादा हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहने वाला निवार क्या है? क्या कोई चक्रवाती तूफान है? क्या कोई बड़ा उल्कापिंड है? पश्चिमी एशिया का एक अराजकतावादी संगठन है? या फिर भौगोलिक संकेतक मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन है? कोई समुद्री उत्पाद कोचिका जिसको मिला है GI टैग, मतलब GI टैग प्राप्त करने वाला कोची का कोई समुद्री उत्पाद है क्या निवार? नहीं, ना कोई अराजकतावादी संगठन, ना कोई उल्कापिंड है, ये तो है एक चक्रवाती तूफान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, न्यूज़ में बना है। तो बंगाल की देखिए, बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में मंडरा रहा चक्रवाती तूफान निवार जो है तेज हो गया है, इसलिए न्यूज़ में है। यह चक्रवात वर्तमान में पुदुचेरी से 410 किलोमीटर पूर्व और दक्षिण पूर्व तथा चेन्नई से 450 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात निवार के अगले 24 घंटे में और अधिक तेज खतरनाक होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। यह तूफान पुदुचेरी के आसपास कराईकल और मामल्लपुरम के बीच तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटों से होकर गुजरेगा। चक्रवात के प्रभाव का सामना पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की सरकार को करना होगा। इससे सबसे ज़्यादा खतरा है तमिलनाडु को और वहाँ पर रेड अलर्ट जो है, तमिलनाडु को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, रेड अलर्ट पर रखा गया है। रेड अलर्ट का मतलब क्या है? कार्रवाई करें, पहले ही सचेत हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न है ये। 21 से 22 नवंबर 2020 के मध्य भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के मध्य त्रिपक्षीय शांतिकाल युद्धाभ्यास सिटमैक्स 2020 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? अभी न्यूज़ में था सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच, कहाँ हुआ था वो? अंडमान सागर में, ठीक है। और ये है सिटमैक्स, ये है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड को भी ऐड कर लिया गया है इसमें, ये भी अंडमान सागर में ही, ठीक है, हुआ है। तो इसका भी उत्तर अंडमान सागर ही है। सिटमैक्स और सिम्बैक्स दोनों कहाँ पर? अंडमान सागर में। तो देखिए 21 से 22 नवंबर 2020 के मध्य भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय शांतिकाल युद्धाभ्यास सिटमैक्स 2020 के दूसरे संस्करण का आयोजन अंडमान सागर में किया गया। वर्ष 2020 के इस संस्करण के अभ्यास का आयोजन रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी द्वारा किया गया है, ठीक है। सिटमैक्स के पहले संस्करण का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर में किया गया था, ये दूसरा है, ठीक है। इसका लक्ष्य है तीनों मित्र देशों, तीनों कौन कौन? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, और पड़ोसियों के बीच शांति काल में समन्वय, सहयोग और साझेदारी का विकास करना, ठीक है। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इनका रिवीजन कर लेना, एक्सप्लेनेशन का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।